नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम। आज दोस्तों हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों की। और इसके पहले आप सभी के लिए मॉडल पेपर अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी आप सभी लोग देख लीजिएगा। और प्लेलिस्ट में जाकर के सारी मैराथन वहां पर पड़ी हुई है, तो उनको अगर आपको देखना है प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो इस सब्जेक्ट का नाम आपको दिख जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज। वहां पर जाकर के आप जो है उन सभी वीडियोस को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। 10 क्वेश्चंस की बात करूंगा। सभी क्वेश्चंस आपके ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रखे गए हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर नए रखे गए हैं। तो बात करते हैं डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्या है। बहुत बार 2 नंबर में आपसे यही क्वेश्चन बार बार पूछ लेता है, क्या है डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी? जब कोई बच्चा अपने हम उम्र बच्चों की तुलना में बुनियादी कौशल जैसे कि चलना फिरना, बोलना, सामाजिक घुलना मिलना, ऐसी जो चीजें होती हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा हो उसकी बेसिक नीड यही है, बच्चा चल ले, बोल ले, समाज में आ जाए, समाज में लोगों से बातें कर सके, अपना काम कर सके, स्वयं से खाना खा सके, स्वयं से कपड़े पहन सके। तो वहां पर अगर बच्चा उस निश्चित आयु में नहीं कर रहा होता है तो वो बच्चा विकासात्मक विलंब यानी कि डेवलपमेंटल डिले के अंतर्गत आता है। मान लीजिए एक बच्चा जो सभी कामों को अच्छे से कर रहा है, सामान्य बच्चा है, वहीं दूसरा बच्चा जो उस काम को अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ज्यादा समय ले रहा है, जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन होता है उससे पीछे है, तो वहां पर बच्चा डेवलपमेंटल डिले है, विकासात्मक विलंब है उसमें। कहां कहां पर हो सकता है? तो शारीरिक विकास में, समय पर गर्दन ना संभाल पाना, बैठना, रेंगना, चलना ना सीख पाना, ऐसी चीजें। भाषा और संचार में, समय पर बड़बड़ाना, ठीक है भाई, बेबलिंग बच्चा समय पर अगर नहीं करता है, बच्चा 5 से 6 महीने का है, 7 महीने का, धीरे धीरे बेबलिंग करना नहीं सीख रहा है, नहीं कर पाता है, तो समझो भाई दिक्कत है। शब्द या वाक्य ना बोल पाना, ठीक है, दूसरों की बात ना समझ पाना, ऐसी चीजें। संज्ञानात्मक विकास, सोचना, समझना, समस्याओं को सुलझाना, नई चीजों को सीखने में सामान्य से अधिक समय लगाना, ये चीजें। सामाजिक और भावनात्मक विकास, दूसरों से नजरें ना मिलाना, मुस्कुराना नहीं, भावनाओं को व्यक्त ना कर पाना, तो समस्या हो सकती है भाई। अगर ये चीजें नहीं कर रहा है तो डेवलपमेंटल डिले है। अपने एडीएल के काम, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, ब्रश करना, कपड़े पहनना, शौचालय जाना, अपने समय से नहीं कर पा रहा है तो यह दिक्कत है उसमें, ठीक है, डेवलपमेंटल डिले है। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न, बौद्धिक दिव्यांगता के स्तर, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड। बहुत बार पेपर में पूछा गया प्रश्न है। माइल्ड में आप ऐसे ना लिख देना कि भाई सीधे सीधे माइल्ड लिख दिया और फिर ये लिख दिया, नहीं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन भी कर दो कि ऐसे जो बच्चे होते हैं, जो माइल्ड लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे होते हैं, इनको हम काफी हद तक स्वतंत्र बना सकते हैं। बच्चों को हम समावेशी स्कूल में पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सामान्य विद्यालय में भी जा सकते हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई हम उनको करवा सकते हैं, बेसिक चीजें उनकी हम कंप्लीट कर सकते हैं। मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी 35 से 49 के बीच में है बच्चा, तो कहेंगे दैनिक कार्यों के लिए थोड़े मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, सामान्य संवाद बच्चे कर सकते हैं। गंभीर रूप से जो बौद्धिक दिव्यांग बच्चे होंगे, जिनका आईक्यू जो होगा 20 से 34 के बीच में होगा, इन्हें जीवन भर सहायता की आवश्यकता होती है। इनका मोटर विकास और बोलना बहुत ही सीमित होता है, आपको ये देखने को मिल सकता है।
गंभीर प्रोफाउंड यानी कि 20 से कम आईक्यू वाले बच्चे पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर रहते हैं, हमेशा इनको देखभाल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से लिखिएगा, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। केवल आप इतना इतना लिख दोगे, इतना इतना, तो उसका भैया कोई मतलब नहीं बनता है। आप उसको बता दो कि क्या क्या बच्चे करते हैं, तो सबसे अच्छी बात है। ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले बच्चों में सामान्य संवेदी समस्याएं, भाई आपको पता है कि अगर ऑटिज्म बच्चा है तो उसमें सेंसरी इश्यूज होंगे। सेंसरी इशू होंगे तो आप कहोगे बच्चे में हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, हाइपो सेंसिटिविटी हो सकती है। दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। एक बच्चा जो हाइपर सेंसिटिव वाला, वहां पर जो आवाजें हैं वो मिक्स करके निकालेगा, सीटियां वगैरह जो है बढ़िया बजाएगा। ठीक है। हो सकता है अपने कान बंद कर ले और चिल्लाना शुरू करे। एक बच्चा यही आपका हाइपर सेंसिटिविटी वाला, असंवेदनशीलता वाला, कुछ कपड़ों के टैग वगैरह हुए उससे डर जाए, विशेष कपड़ों की बनावट से हो सकता है बच्चा डर जाए, या छूने से इधर उधर हो, चिड़चिड़ापन महसूस करे। ठीक है। किसी भी चीज को अचानक छूने से बच्चा डर जाए, कूदने लगे, या जो है बहुत ओवर एक्टिविटीज दिखाने लगे, तो ये चीजें हो सकती हैं। ऐसे ही स्पर्श, बहुत तेज धूप है तो वहां पर हो सकता है आंखें मूंद ले, बंद कर ले। फ्लैश लाइट जल रही है तो हो सकता है आंखें बंद कर ले। ऐसी सेंसिटिविटीज आपको बच्चे में देखने को मिल सकती है। और एक आपका अल्प संवेदनशील, हाइपोसेंसिटिव, इसमें बच्चे पर्यावरण के प्रति कम संवेदनशील होते हैं, जिसके कारण वे संवेदी अनुभव पाने के लिए अजीब व्यवहार करते हैं, जैसे दर्द का एहसास ना होना, चोट लग गई, खून निकल रहा है, दर्द नहीं हो रहा। कितना भी इधर बच्चा इधर उधर जाए कोई समस्या नहीं, कोई दर्द नहीं होता उनको। लगातार ये बच्चे हिलते डुलते रहते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे जो है लगातार गोल गोल घूमना, हाथों को फड़फड़ाना, हैंड फ्लैपिंग होता है, ऐसे ऐसे करके लगातार इधर उधर घूमते रहेंगे। चीजों को सूंघना, चखना, ऐसी समस्याएं इनमें होगी भैया। सूंघ करके किसी भी चीज को खाएंगे, चख करके किसी भी चीज को खाएंगे। ये दो सेंसिटिविटीज जो हैं आपको देखने को मिलती हैं बच्चों में। ठीक है। नेक्स्ट भैया डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया का मतलब है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन का मतलब है कि गणित संबंधी कोई भी समस्या का होना, ये किसके अंतर्गत आता है? स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। अगर गणित की समस्या, संख्याओं को समझने में समस्या, उसकी अवधारणाओं को समझने में समस्या, समस्या समाधान करने में समस्या, तो गणित में समस्या यानी कि डिसकैलकुलिया। संख्याओं को ना समझ पाना, पूछा गया संक्षिप्त टिप्पणी, संख्याओं का ना समझ पाना, संख्याओं का बोध नहीं होता, नहीं समझ पाते हैं 3 को 5, ऐसी बड़ी संख्याएं। ठीक है। 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है, 10 बड़ा है कि 20 बड़ा है, हो सकता है 0 ऐसे लिखा हो वो समझ लें कि 10 है, ऐसी भी समस्या हो सकती है। गणितीय चिन्हों में भ्रम हो सकता है कि प्लस को गुणा बता दे, भाग को माइनस बता दे, या माइनस को भाग बता दे। ऐसी चीजें जो होती हैं उसमें समस्या आती है। गिनती गिनने में समस्या, उंगलियों पर बार बार गिनने के बाद भी संख्याओं को भूल जाते हैं, उल्टी गिनती लिख देते हैं, बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। बैकवर्ड काउंटिंग में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है। समय और दिशा की समझ ये नहीं हो पाती, दिशाओं में दाएं बाएं ऊपर नीचे, घड़ी देख करके समय बताना, उसमें समस्या हो जाती है। किसी लेन देन के हिसाब किताब को करना, वहां पर समस्या हो जाती है। पैटर्न ना समझ पाना, जब पैटर्न नहीं समझ पाएंगे तो भी समस्या हो जाएगी। ऐसे बच्चे जो हैं मूर्त चीजों से अगर आप चीजों को कराते हैं, वास्तविक चीजों से, तो बच्चे सीख जाते हैं। खेलों के माध्यम से आप कराते हैं तो बच्चे सीख जाते हैं। छू कर, देख कर, सुनकर बच्चे सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है। मल्टी सेंसरी अप्रोच का उपयोग करें।
क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। भैया देखो, वीडियो अच्छा लग रहा हो यार एक बार शेयर कर दो, ठीक है। एग्जाम के टाइम पर जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, जितने भी आप देखते हैं स्पेशल एजुकेशन में, कोई भी आपके लिए समय से वीडियो नहीं लेकर के आता। समय से क्या, वीडियो ही नहीं लाता, केवल वो न्यूज देते हैं, जानकारी देते हैं, क्वेश्चन बता देंगे लेकिन उत्तर नहीं बताएंगे, ठीक है। क्या मतलब है क्वेश्चन बताने का? अरे उत्तर भी तो बताया जाए, तब तो पता चले, क्योंकि सबको पता है कि आप लोग केवल अंत के 1 महीने ही पढ़ते हैं। तो कम से कम आपको क्वेश्चन भी कराए जाएं, उसके आंसर भी कराए जाएं, और कोशिश की जाए ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस को कराया जाए जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो भैया जब इतना आप सभी के लिए किया जा रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल अपना 86,000 का हो चुका है, एग्जाम ट्रिकी परिवार, सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल अपने भारत का स्पेशल एजुकेशन का। तो यार जब सबसे बड़ा है तो कम से कम इसको 1 लाख तक तो पहुंचा ही दो। और ये आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, मुझे पता है, मुझे दिखता है कि कितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया, कितने लोगों ने नहीं किया। नहीं किया हो, वीडियो देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, ज्यादा से ज्यादा लोग हो जाएंगे। छोटी से छोटी जानकारी, अभी आगे आप लोगों की जॉब लगेगी, बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी, सब चैनल से मिलेंगी, कोई जानकारी ना छूटे, जिससे कि आप कहो कल के दिन कि हम पीछे रह गए, ठीक है। बाकी आपकी जिम्मेदारी है भैया। शीघ्र हस्तक्षेप, परिभाषा, शुरुआती लक्षण और जोखिम कारक की बात। मैं शीघ्र हस्तक्षेप क्यों किया जाता है? जिससे कि बच्चों को विशेष सहायता मिल सके, थेरेपी मिल सके, और ऐसे बच्चों को विशेष सहायता, सेवाएं और थेरेपी मिल सके जिनमें डेवलपमेंटल डिले है, विकासात्मक विलंब है, जिसमें दिव्यांगता का कोई जोखिम है, दिव्यांगता का कोई ऐसा कारण है। ऐसे बच्चों को शीघ्र हस्तक्षेप दिया जा सके। इसका उद्देश्य है बच्चे की शुरुआती चरणों में ही समस्याओं को पहचानना और उसका उपचार देना, जिससे कि भविष्य में आने वाली जो भी दिव्यांगताएं हैं उनको कम किया जा सके, उसके स्तर को कम किया जा सके। आप देखेंगे तो कहेंगे भाई शारीरिक समस्या बच्चे में होती है। बच्चा, नॉर्मल बच्चा 3 से 4 महीने में अपने गर्दन को, अपने नेक होल्डिंग को संभालना सीख जाता है। 9 महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठना सीख जाता है। 18 महीने के बाद बच्चा चलना सीख जाता है। और मोस्टली जो अच्छे बच्चे होते हैं, जिनका थोड़ा शरीर हल्का होता है, वो 12 से 13, 14 महीने में चलना सीख जाते हैं। स्पीच की बात करें तो बच्चा 7 से 8 महीने में, 9 महीने में, 10 महीने में बहुत अच्छी बैबलिंग करने लगता है, कोई ना कोई शब्द को बोलने लगता है, सामाजिक क्रियाएं करने लगता है, मां को देख करके मुस्कुराना, आंखें मिलाना, प्रतिक्रियाएं देना, ऐसी चीजें करता है। व्यवहारिक, मान लीजिए अगर बच्चा चिड़चिड़ा होता है, खिलौनों के साथ खेलता है, तो ये सब चीजें बच्चे में होती हैं। शुरुआती लक्षण अगर आप इनके पहचान लो कि भाई बच्चा पीछे जा रहा है किसी भी क्षेत्र में, तो आप उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं। जोखिम कहां कहां पर होगा? तो प्रसव पूर्व आप सभी ने पढ़ा कि गर्भावस्था के दौरान अगर कुपोषण है माता को, अगर माता कुपोषित है तो बच्चे में पोषण कहां से पहुंचेगा? शराब का सेवन हो रहा है, रुबैला, अनुवांशिक ऐसे कोई विकार हैं, अगर प्रसवकालीन समस्या में जन्म के समय बच्चा अगर देरी से रोया, ऑक्सीजन की कमी रही, माता बेहोश हो गई, जन्म के समय कोई इंजरी हो गई, तो समस्या। प्रसव पश्चात पोस्टनेटल, बचपन में बहुत तेज
दिमागी बुखार क्यों? क्योंकि भैया टीके नहीं सही से लगवाए, दूषित भोजन का आपने सेवन करवाया बच्चे को, दूषित जगह पर रखा, लेड पारा ऐसी चीजें जो है आपने बच्चे को दी, कुपोषित है बच्चा, सिर पर चोट लग गई, बार बार चोट लग रही है, तो समस्या आ सकती है, जोखिम हो सकता है। ठीक है, जोखिम तो है। ठीक है, आपने इन सब चीजों को नहीं कराया तो जोखिम तो है भैया। आगे बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के प्रकार और उनकी विशेषताएं। भैया DSM-5 ने ही सभी प्रकारों को एक व्यापक रूप दिया था, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल। इसके अंतर्गत आपके ऑटिस्टिक डिसऑर्डर, जहां पर बच्चे में कम्युनिकेशन में अधिक कठिनाई, कई बच्चे पूरी तरह से नहीं बोल पाते, नॉन वर्बल होते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया नहीं करते, अपने ही दुनिया में खोए रहते हैं, स्वयं में लीन रहते हैं, दोहराव वाले व्यवहार, शरीर को हिलाना, हाथों को फड़फड़ाना, ये चीजें होती हैं। एस्पर्गर सिंड्रोम, ये एक हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म है। इसमें बच्चे की स्पीच, बच्चे की बुद्धि सामान्य होती है और सामान्य से तेज भी हो सकती है, लेकिन फिर भी बच्चे में सामाजिक कौशल की समस्या होती है, दूसरों के हाव भाव को व्यक्त नहीं कर पाते। ठीक है, किसी भी एक विशेष विषय में इनकी अत्यधिक असाधारण रुचि होती है। परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसको हम लोग पीडीडी बोलते हैं, और पेपर में आपसे हो सकता है पूछ दे भाई पीडीडी क्या होता है, तो आप बता दो भैया परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। क्या बताओगे? परवेसिव डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। ये क्या होता है? इसे हम लोग एटिपिकल ऑटिज्म भी कहा जाता है। विशेषता क्या होगी? इसमें बच्चे में ऑटिज्म के कुछ लक्षण होते हैं, लेकिन वे किसी एक विशिष्ट श्रेणी में पूरी तरह से फिट नहीं होते। कोई हो सकता है क्लासिकल हो, कोई एस्पर्गर हो, मिला जुला हुआ रूप आप कह सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आपका चौथा नंबर चाइल्डहुड डिसेग्नेटिव डिसऑर्डर, जिसको आप लोग CDD कहते हो। बच्चा शुरुआती 2 से 3 वर्षों में बिल्कुल सामान्य होगा, इसके बाद में बच्चे में अचानक से आपको लक्षण दिखना शुरू होंगे, बच्चा अपने स्किल्स को, अपने कौशल को खोने लगेगा। ये गंभीर ऑटिज्म के लक्षण आ सकते हैं बच्चे में। तो ये चाइल्डहुड डिसेग्नेटिव डिसऑर्डर होता है। मतलब बच्चा बिल्कुल सामान्य है, सब सही से काम कर रहा है, लेकिन 2 से 3 वर्षों बाद में जो है अपनी सारी चीजों को वो भूल रहा है। ठीक है भैया, विकासात्मक अक्षमता से आप क्या समझते हैं? डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, हम लोग अभी डेवलपमेंटल डिले पढ़ करके आए, अब डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे करके लगा लेना इसको। ठीक है, और भैया वीडियो को जरूर शेयर कर देना, आप लोग समझदार हैं, बाकी तो आपको बता ही चुका हूं। ठीक है, अवधारणा कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो विकासात्मक अक्षमता गंभीर और स्थायी अक्षमताओं का एक समूह है, जो बच्चे के मानसिक, शारीरिक या दोनों प्रकार के विकास में रुकावट के कारण उत्पन्न होता है। प्रकट होने की आयु कब होगी? यह अक्षमता बच्चे के विकास की अवधि के दौरान, यानी कि 22 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होती है। कभी कभी यहां पर भैया 18 वर्ष भी लिखा होता है। ठीक है, स्थायित्व तो क्या होगा? बच्चे में लाइफ लॉन्ग बनी रहेगी, जीवन भर बनी रहेगी, पूरी तरह से इसको ठीक नहीं किया जा सकता, हाँ, लेकिन इसको थेरेपी से सुधारा जा सकता है। कार्यात्मक सीमाएं क्या होंगी? बच्चा अपना अगर काम अच्छे से करने लगे, बहुत हो गया,
कम्युनिकेशन में दिक्कत होगी बच्चे को, सीखने में की क्षमता हो सकती है, ठीक है, लर्निंग कोई अक्षमता हो सकती है, गतिशीलता में दिक्कत आ सकती है, चलने फिरने में, मोबिलिटी में, ठीक है, आत्मनिर्भरता, इसमें जो है कठिनाई आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब कौन कौन से बच्चे होंगे? आईडी वाला बच्चा हुआ, ऑटिज्म वाला हुआ, सेरेब्रल पाल्सी हुआ, डाउन सिंड्रोम हुआ, एसएलडी हुआ, ये सभी क्या है? विकासात्मक अक्षमता के अंतर्गत आती है, ठीक है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से जुड़े हुए कोई दो मिथकों के और उनकी वास्तविकताओं के बारे में बताइए। कोई दो झूठ के बारे में बताना है, कोई दो आपके मिथक के बारे में बताना है, ठीक है। तो ऐसे हो सकता है आपसे पूछ दे कि भाई आईडी बच्चे का बताओ, बौद्धिक अक्षम बच्चे की कोई तो झूठ बताओ कि क्या लोग सोचते हैं और क्या होता है। ऑटिज्म की बात कर रहे हैं तो पहला क्या है कि ऑटिज्म से पीड़ित बच्चे कभी भावनाएं महसूस नहीं करते, सामाजिक रिश्ते नहीं बनाना चाहते। ऐसा नहीं होता है भैया। वास्तविकता क्या होती है? भावनाएं महसूस करते हैं, रिश्ते बनाना चाहते हैं, लेकिन उनको व्यक्त करने में दिक्कत होती है, व्यक्त नहीं कर पाते। सामाजिक संकेतों को समझने में उनको दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है कि वो समाज में नहीं जाना चाहते, रिश्ते नहीं बनाना चाहते, उनको उसमें दिक्कत होती है, भावनाओं को व्यक्त करने में दिक्कत होती है, ठीक है। ऑटिज्म खराब पालन पोषण के कारण होता है, ऐसा नहीं भैया, ठीक है। ऑटिज्म एक न्यूरोलॉजिकल तंत्रिका तंत्र संबंधी है जो अनुवांशिक या पर्यावरणीय दोनों कारकों से जुड़ा हुआ होता है। केवल आप खराब पालन पोषण दे रहे हैं, बैड पेरेंटिंग दे रहे हैं, इसके कारण से नहीं है। अनुवांशिक भी हो सकता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तंत्रिका तंत्र संबंधी दिक्कत है, इसका माता पिता के पालन पोषण के तरीके पर कोई संबंध नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेष बच्चों के संदर्भ में शीघ्र पहचान और रेफरल सेवाओं से क्या तात्पर्य है? दोनों की बात करेंगे, रेफरल सेवाएं और शीघ्र पहचान, ठीक है। शीघ्र पहचान आप सभी लोग पढ़ के आए कि शुरुआती चरण में ही अगर बच्चे को पहचाना जाए तो बच्चे की सामान्य जरूरतों को, डेवलपमेंटल डिले को हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी भी स्क्रीन टूल के द्वारा, चेकलिस्ट के द्वारा बच्चे को हम लोग पहचान सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे तो भैया क्या करेंगे? आगे हम लोग उसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं, ठीक है। रेफरल की सेवाएं क्या होंगी? जब माता पिता, शिक्षक बच्चे की कोई समस्या को पहचान लेंगे तो उसे किसी विशेषज्ञ के पास भेज करके रेफरल कहा जाएगा। अगर किसी के पास भेजते हैं जहां पर वो जाए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाए, किसी स्पेशल एजुकेटर के पास जाए, किसी समस्या वाले के पास जाए, भाई जो फिजियोथेरेपिस्ट हुआ, बाल रोग विशेषज्ञ हुआ, इसके पास भेजें तो वो क्या कहलाता है? रेफरल कहलाता है। हमने पहचान लिया कि बच्चे में ऐसा हो सकता है, अब उसकी पुष्टि के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसकी दिक्कत को कम करने के लिए हम लोग बच्चे को रेफर कर सकते हैं किसी भी विशेषज्ञ के पास, ठीक है, उसको रेफरल कहते हैं। विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता की बुनियादी समझ और परिभाषा क्या है? आपको सभी को पता है भैया, ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट है अफेजिया और डिस्प्रेक्सिया, इन दोनों को आपको समझाना है, ठीक है। विशिष्ट अधिगम अक्षमता आप बहुत अच्छे से जानते हैं, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन होती है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, गणित संबंधी समस्याएं बच्चे को प्रभावित करती हैं। इसमें बुद्धि का कोई रोल नहीं होता, बुद्धि बच्चे की नॉर्मल हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आईक्यू बच्चे का नॉर्मल हो सकता है, ठीक है। अफेजिया क्या है और डिस्प्रेक्सिया क्या है? अफेजिया क्या है? भाषा और संचार से संबंधित कठिनाई। इसमें बच्चे को अपने विचारों को, शब्दों को व्यक्त करने में, दूसरों की बोली हुई बात को समझने में गंभीर समस्या होती है। डिस्प्रेक्सिया क्या है? यह एक शारीरिक समन्वय, मोटर कोऑर्डिनेशन और गति से संबंधित कठिनाई है। इसमें बच्चे को हाथ आंख के तालमेल यानी कि आई हैंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, इसमें समस्या आती है, ठीक है। पेंसिल पकड़ने में समस्या आती है, जूते में फीते बांधने में समस्या आती है, बटन को बंद करने में समस्या आती है, तो उसे हम लोग डिस्प्रेक्सिया बोलते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा और बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। चैनल पर पहली बार थे, सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बहुत सारी जानकारियां आपको यहाँ से मिलने वाली हैं, एक से बढ़कर एक जानकारियां जो आपके लिए, आपके भविष्य को बेहतर बनाने के लिए है। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में।